हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। जैसे सबसे पहले बात करें तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि बेसिकली कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल एन है, उनमें से आर को अरेंज करना है। तो मान के चलो कितने प्लेसेस हैं, आर प्लेसेस। तो पहले प्लेस पे रखने कितने ऑप्शन होते हैं, एन। इसके बाद क्योंकि एन ऑब्जेक्ट्स है इस प्लेस पे एन, फिर यहाँ पे n-1 और फिर यहाँ पे n-2, ऐसे करते करते। और इसको अपन लिखते हैं, ये जो वैल्यू आती है दिस इज इक्वल टू NPR, कि n में से r को परम्यूटेट करना, यानी उसको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, NPR। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, अगर ये रिपीटेशन की बात होती तो क्या हो जाता कि सारे प्लेस के लिए कितने ऑप्शन होते हैं, n ऑप्शन हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है n⁻⁴ r बनता हुआ इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में नेचर से, क्वेश्चन के नेचर से समझना पड़ेगा कि वहां पर रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं है। कहीं कहीं बोला रहेगा, कहीं कहीं बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा। तो अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो ये हो जाता सारे प्लेस के लिए कितने ऑप्शन होते हैं nn, और r प्लेसेस है तो ये क्या आंसर हो जाता है n⁻⁴ बनता हुआ। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि 3 सीट्स हैं, वहां पे 5 लोगों को बिठाना है। तो पहले सीट के लिए कितने ऑप्शन है, 5। दूसरे सीट के लिए कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन नहीं होगा दूसरे सीट के लिए, क्योंकि कोई ना कोई एक पहले सीट पे बैठ गया होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो उस सीट पे बैठ सकता है। तो वो सोचना पड़ेगा कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो ये 4, 3 ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट, जितने भी है उन सबको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। इसको अपन क्या लिख देंगे, npn लिख देंगे, विच इज एन फैक्टोरियल। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड, टेशन नॉट अलाउड, और रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो अगर n में से n प्लेसेस पे अरेंज करना है तो सारे प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, n। तो ये कितना हो जाएगा n⁻n बनता हो। देखिए ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, इस पे आपको मतलब शॉर्ट नोट्स में ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको चीजें आती है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इफ n इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r इफ p आर अलाइक, q आर अलाइक एंड r आर अलाइक। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि p एक तरह के अलाइक है, यानी ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि मान के चलो टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है जिसमें 3 a है, 3 b है और 3 c है। तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो इसका जो आंसर आता है कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जेईई मेंस में, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप क्वेश्चन के सब पार्ट में आप इसका यूज करते दिखोगे, राइट। इसमें कुछ कुछ कंडीशन दे देगी कि जो सेम अलाइक वाले हैं वो एक साथ होने चाहिए, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कैसे को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा रैंक ऑफ वर्ड की बात करते हैं। तो रैंक ऑफ वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों तरीके, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नहीं है और जब रिपीटेशन है तब कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैं भेज दूंगा, अगर तुमको चाहिए तो, है ना, ग्रुप पे डाल दूंगा। तो अगर कुछ छूट जाएगा तो वहां से लिख सकते हो, ठीक है। तो रैंकिंग ऑफ वर्ड की बात कर ले तो जैसे मैथ्स का रैंक निकालना है तो मैथ्स से टोटल जो वर्ड बनेंगे कितने बनेंगे, 120, है ना। डिक्शनरी के हिसाब से, है ना, 120 वर्ड बनेंगे, जिसमें सबसे लास्ट में जो वर्ड बनेगा वो स्टार्ट किससे होगा, टी से स्टार्ट होगा, और जो सबसे पहला वर्ड बनेगा वो किससे स्टार्ट हो रहा होगा, ए से स्टार्ट हो रहा होगा। तो अगर रैंक निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले प्लेस पे ए को पुट करेंगे, और जो बाकी जो बचे हुए प्लेसेस है उनको अरेंज करने का तरीका 4 है, क्योंकि 4 लेटर्स और बचे। फिर उसके बाद ए के बाद यहाँ पे क्या आ सकता है, अल्फाबेटिकली बात करें तो यहाँ पे आते दिखेगा हमारे पास एच, तो यहाँ से भी क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल। फिर एच के बाद जो अल्फाबेटिकली आना चाहिए वो क्या आएगा, एम आते हुए दिखेगा। तो
m हमें चाहिए, तो m चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अब दूसरे प्लेस पे आते हैं वापस अल्फाबेटिकली, अब m यूज हो चुका है तो दूसरे प्लेस पे अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा, a आते हुए दिखेगा। अब दूसरा भी प्लेस चाहिए तो हमें इसको फिक्स कर दे। अब तीसरे प्लेस की बात करते हैं, अल्फाबेटिकली बात करें तो तीसरे प्लेस पे कौन आएगा, h हमें नहीं चाहिए, तो अब कितने प्लेस बचे हैं, दो, तो इनको अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा m a तो फिक्स ही थे, अब h के बाद अल्फाबेटिकली क्या आएगा, s आते हुए दिखेगा, जो कि हमें वापस नहीं चाहिए, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। वापस m a, s के बाद अल्फाबेटिकली क्या आना चाहिए, t जो हमें चाहिए, उसके बाद अल्फाबेटिकली h वो भी चाहिए, इसके बाद अल्फाबेटिकली s। तो अगर रैंक की बात करें तो इसके ऊपर कितने वर्ड्स है टोटल, 24 24 48 50 52, तो इसकी रैंक आ गई 53rd 53th पे ये होते हुए हमें दिखेगा डिक्शनरी में, मैथ्स की डिक्शनरी की बात करें, राइट। तो ये अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड रिपीटेशन नहीं है तब अपन ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे। अगर सपोज रिपीटेशन है, रिपीटेशन है तो क्या करेंगे, सपोज सक्सेस में हमें क्या निकालना है, सक्सेस की रैंक निकाल। तो सबसे पहले बताओ इसे टोटल वर्ड कितने बनेंगे, इस ये बन जाएगा 2 3 5 2 7, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आते दिख जाएगा और 50, ये आ जाएगा 5040 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 2520 अपॉन में 2 आते दिख जाएगा, विच इज 1260 ऐसा कुछ आएगा क्या, ये आते हुए दिख जाएगा, ठीक है। इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे, इनके बीच में कहीं क्या कौन लाई कर रहा होगा, सक्सेस। तो अब वापस अल्फाबेटिकली पहले अरेंज कर लेते हैं, तो सी आ जाएगा, इसके बाद कौन आएगा अल्फाबेटिकली, उसके बाद सीई, उसके बाद आ जाएगा एक सेकंड रुक जाओ, सी, फिर उसके बाद ई, अल्फाबेटिकली बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद एस और उसके बाद यू, इन्हीं चार से बचा हुआ है, बना हुआ है ना। हाँ अब देख लो देख लो, अब सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे, टोटल जो हमारे पास प्लेसेस है सी से स्टार्ट करेंगे। अब इसके अलावा 3 प्लेसेस बचे। हाँ हाँ बता। तो रैंक निकाल लेते हैं, है ना। सी से तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, सी से। अब देखो सी से जैसे ही स्टार्ट करा तो ये वाला सी सपोज आ गया होगा, आप कोई भी सी ले, तो इसके अलावा कितने बच रहे हैं, 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 को अरेंज जब करेंगे तो इसमें कितने सेम तरह के हैं, 2 3 एस एक तरह के हैं, तो इससे कितने बनेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में। इसके बाद अल्फाबेटिकली सी के बाद वापस ये वाला सी यूज नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, जो सेम तरह के रिपीट हुए तो उसको वापस इसको यूज नहीं करना। अब सी के बाद अल्फाबेटिकली क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो जब ई आ चुका है, तो जब ई आया तो बताना अब कितने बच रहा, अभी भी 6 है, जिसमें से एस कितनी बार है 3 बार और सी कितनी बार है 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। हमें ई भी नहीं चाहिए। अब हमारे पास अल्फाबेटिकली कौन आएगा, एस, जो कि हमें चाहिए। एस चाहिए तो हम इसको फिक्स कर देंगे। अब इसके बाद अल्फाबेटिकली क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जैसे ही अगर सी आए तो हमारे पास कितने प्लेसेस बचे, 5 प्लेसेस। अब इन 5 प्लेसेस में एक एस आ चुका है और एक कौन आ चुका है, सी आ चुका है। अब बताना कितने दिख रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे दिखेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बचे हुए में 2 एस है। इसके अलावा वापस अगर अपन देखें तो एस तो फिक्स ही हो चुका था। सी के बाद अल्फाबेटिकली कौन आएगा, अब इस वाले प्लेस पे एस वापस आ सकता है क्योंकि ये डिफरेंट प्लेस है, तो यहाँ पे कौन आएगा, सी के बाद वापस एस आते हुए दिखेगा। अब 1 2 3 4 5 हमें ये वापस नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अच्छा सी के बाद ई आते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे सी के बाद जब ई आया होगा तो ये हो जाएगा, और एक एस यूज हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसके अलावा
एस ई आ चुका है, अब आएगा एस ई के बाद कौन आएगा, एस, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब जब ये आया होगा तो हमारे पास जो बनेगा ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 एस आ चुका है, एक एस बचा और 2 सी बचा है, तो डिवाइड किसे करेंगे, 2 फैक्टोरियल से। फिर उसके बाद हमारे पास एस अल्फाबेटिकली कौन आएगा, यू, इसके बाद अल्फाबेटिकली कौन आएगा, सी, इसके बाद अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा, जो बचा हुआ सी है, दूसरे प्लेस पे वापस सेम सी आ सकता है। उसके बाद अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा, ई, उसके बाद बचा हुआ एस एंड उसके बाद बचा हुआ एस, तो ये हमारे पास बनता हुआ, ये हमारी क्या दिखेगी, रैंक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पिछले साल, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कितने डिफरेंट तरीके से टीम बनाई जा सकती है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट। तो हमारे पास जो टीम बनाने आर टीम, एन लोगों में से आर की टीम बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे, एन सी आर, विच इज एन फैक्टोरियल अपॉन, क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्या बात ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टीम्स ऑफ आर पीपल आउट ऑफ एन पीपल, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन का एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है ये क्वेश्चन, कि इस पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जेईई मेंस में, और आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए अच्छे से। ए डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ए टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब। कितने लोगों की टीम बनानी है, 4। तो टीम बनाने की बात हो, सिलेक्शन की बात हो, या फिर कॉम्बिनेशन की बात हो, ये सारी बातें क्या है, इसमें हमें एनसीआर के यूज करना है बेसिकली। इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन फ्रॉम अमंग दिस 4 मेंबर्स। पहले तो हमें टीम बनानी है, और टीम बनाने के बाद उसके बाद क्या करना है, हमें कैप्टन का सिलेक्शन करना है। क्या बात समझ में आ रही है। इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, कि ज्यादा से ज्यादा टीम में कितने लोग होने चाहिए, कम, ज्यादा ज्यादा कितना लड़का होना चाहिए, एक। देन द नंबर ऑफ फेज ऑफ सेलेक्टिंग टीम इज, तो अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, जब भी ऐसी चीजें देखे एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले केसेस दिखे, तो वहां पे हमें क्या बनाना है, केसेस। क्या बनाना है, केसेस। तो ज्यादा से ज्यादा एक बॉय होना चाहिए, तो पहली जो टीम बनेगी 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, और फिर दूसरी जो टीम बनेगी वो क्या बनेगी, 0 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब जो, अब यहां से अपन देख लेते हैं इसके कितने तरीके होंगे, या तो ये और दिस। तो अब यहाँ पे एक बॉय कितने में सेलेक्ट करना है हमें, 4 में से, तो ये हो जाएगा 4C1 इंटू 3 गर्ल्स 6 में से, और यहां पे हो जाएगा 4C0 इंटू 6C4। अच्छा, ये जो अपन ने लिखा है ना, ये बस अपन ने क्या बनाया, अभी टीम बनाया है। क्या बनाया अपन ने, टीम बनाया। अभी अपन ने कैप्टन का सिलेक्शन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन नहीं करा है। तो टीम बनने के बाद क्या होता है, डिसाइड होता है कैप्टन बनेगा या फिर वाइस कैप्टन बनेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे कि कितने लोगों की टीम बन चुकी है, 4, है ना। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि जो सबसे ज्यादा अच्छा खेलता है उसको कैप्टन बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन 4 में से कोई भी कैप्टन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उन 4 में से किसी को भी उठा के मैंने क्या बना दिया, कैप्टन, और यहाँ पे उन 4 में से किसी को भी उठा के मैंने क्या बना दिया, कैप्टन बना दिया। क्या ये बात ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों बनाना है, तो अब क्या करते कि 4 में से 2 को उठाते, 4 में से कितने को उठाते, 2 को उठाते। अब 4 में से 2 को उठाए तो उन 2 को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के कितने तरीके होंगे, 2। कि अगर मान के चलो ए है और बी है, तो पहले ए कैप्टन बन सकता है और बी वाइस कैप्टन, और हो सकता है कि ए वाइस कैप्टन हो जाए और बी कैप्टन हो जाए। तो इसको आप और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। कभी भी एटमोस्ट और एटलीस्ट वाले केसेस हो तो हमेशा क्या बनाना हमें, केस। इसके अलावा इस पे कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और एनसीआर पे ये जो बेसिक जो चीजें लिखी है ये आपको पता होनी चाहिए, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इफ एन पॉइंट्स इन ए प्लेन, कि अगर प्लेन में कितने पॉइंट्स है, एन पॉइंट्स है, तो उनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनाए जा सकते हैं। मैक्सिमम पूछा तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो उससे क्या बनता दिखना चाहिए, ट्रायंगल। तो ये कितना हो जाएगा, NC3। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि सपोज उनमें से आर पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो उन आर में से कोई भी 3 सेलेक्ट करोगे तो उनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो वो केस हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो वो क्वेश्चन का नेचर कैसा उसको आपको देखना पड़ेगा, राइट। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ साइड n कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, NC2 माइनस n। ठीक है, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन लाइंस इन ए प्लेन, कि अगर एन लाइंस है प्लेन में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो सकता है? कोई भी दो लाइन सेलेक्ट करो, उनसे क्या आना चाहिए? एक पॉइंट आना चाहिए। तो जितने तरीके से दो लाइन को सेलेक्ट किया जा सकता है उतनी क्या आएंगे? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन। तो ये होते दिखेगा हमें NC2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स इन ए प्लेन, अगर प्लेन में कितने सर्कल्स है? n सर्कल्स है, तो उनसे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे? कोई भी दो सर्कल सेलेक्ट करोगे तो उनसे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए मैक्सिमम होने के लिए? दो। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो सर्कल सेलेक्ट करो, तो ये नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये एक टीम बनी, उससे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? दो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स एंड n लाइंस इन ए प्लेन, कि प्लेन में कितनी लाइंस है? n लाइंस है, और कितने सर्कल्स है? n सर्कल्स है। तो उनसे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बनेगा? कि तो पहले केस बनेगा कि सर्कल सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर लाइन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा NC2 इंटू 2 करना पड़ेगा, प्लस ये बन जाएगा 1 इंटू NC2, ये दो लाइंस को उठाने से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, प्लस एक लाइन उठाया और एक सर्कल उठाया, इससे कितने बनेंगे? मैक्सिमम बनाना है तो दो लेना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा आंसर आते हुए दिख जाएगा। क्या ये बात ठीक है? मैक्सिमम की बात हो रही है तो आपको हमेशा जनरल केस लेना होगा कि कोई भी सेम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, या फिर ऐसा कुछ। एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन है, सपोज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ n सर्कल्स एंड n स्ट्रेट लाइंस इज 18, देन n इज। तो अगेन सेम ही बात करना है कि अगर n सर्कल्स और कितने स्ट्रेट लाइन है? n स्ट्रेट लाइन है, तो इसका आंसर हमें कैसे निकालेंगे? कि कोई भी दो सर्कल उठा लो, उनसे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कोई भी दो लाइन उठा लो, है ना? कोई भी दो लाइन उठाओगे तो उनसे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते दिखने चाहिए? एक। ऐसा कुछ होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो सेम ही बात कर रही थी, कोई भी दो सर्कल उठाओगे तो कितना हो जाएगा? NC2, उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी दो लाइन उठाओगे तो उनसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्लस एक सर्कल और एक लाइन उठाओगे तो इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू जो आते दिखेगी, कितनी आते दिखेगी? 5 आते हुए दिखेगी। ठीक बात है। 5 आई थिंक देखो सेटिस्फाई करके देख रहा है क्या? तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10, 20 एंड 10 30, और 50 हो जाएगा। ये कितना आता दिखेगा? 80 आता दिख जाएगा। क्लियर है बात? तो पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये एक एप्लीकेशन था किसका? और कॉम्बिनेशन का, सिलेक्शन का। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि एटलीस्ट एंड एटमोस्ट कंस्ट्रेंट इन ए सिलेक्शन। सिलेक्शन की बात हो रही है, अभी भी क्या बनाने की बात हो रही है? टीम बनाने की बात हो रही है। तो कभी भी एटलीस्ट और एटमोस्ट की बात है तो हमें क्या बनाना है? मेक केसेस। कभी भी शॉर्टकट तरीके से सॉल्व नहीं करना, हमें क्या बनाना है? केसेस बनाना है, देन सॉल्व। कि एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए, तो एटलीस्ट एक बॉय के लिए सबसे पहला केस बनेगा एक बॉय सम नंबर ऑफ गर्ल्स, जो भी होगा, फिर टू बॉय एंड फिर सम नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसा कुछ लिखेंगे। राइट, एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी ऐड करना है ना शॉर्ट नोट्स में। A group of 4 ladies and 8 gents is given. Select a team of 5 such that selection include at least 2 ladies. कि सिलेक्शन में कम से कम कितनी लेडीज होनी चाहिए? दो। तो सबसे पहला केस 2 लेडीज एंड कितने की टीम बनानी है? 5 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 जेंट्स। इसके अलावा क्या हो जाएगा? 3 लेडीज एंड 5 की टीम बनानी है तो 2 जेंट्स। इसके अलावा हो जाएगा 4 लेडीज एंड 1 जेंट्स। तो अब इन अलग अलग केसेस का आप आंसर निकाल सकते हो। राइट, और इसके अलावा दूसरा जो तरीका है, टोटल में से, टोटल सिलेक्शन में से अपन क्या करेंगे कि वो केसेस माइनस करेंगे जब 0 लेडीज आई होंगी और जब 1 लेडीज। तो वो केस माइनस कर देंगे 0 लेडीज एंड ऑफ कितने? 4 जेंट्स, प्लस 1 लेडीज एंड 5 जेंट्स। क्या बात क्लियर है? एक तो तरीका, ये दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं ना। इसके अलावा एक गलत तरीका है जो आपको यूज नहीं करना होता है। गलत तरीका क्या है? जनरली बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं कि आपको मिनिमम कितने लेडीज चाहिए थी? 2। तो आप पहले कितने में से? 4 में से कोई भी 2 लेडीज को
सेलेक्ट कर लो, राइट। 4 में से कोई भी 2 लेडीज को सेलेक्ट कर लो। अब बताओ कितने लोग बचे, अगर 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके तो 10 लोग, और 10 लोग में से और कितने लोग को उठाना है हमें, 4 की टीम बनाने के लिए 2, तो 10 में से कोई भी 2 उठा लो। तो ये जो आंसर आएगा ये गलत तरीका है, समझ में आ रही बात। इसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो हमेशा क्या करना है, हमें केसेस बनाना है और फिर हमें सॉल्व करना, ठीक है। ये क्यों होता है वो आप घर पे जाके फिगर आउट कर सकते हो, नोट्स में आपके क्वेश्चन होंगे पक्के से। बट तरीका आपको कौन सा यूज करना है, हमेशा केसेस बना के सॉल्व करना, जब भी एटलीस्ट और एटमोस्ट की बात हो। इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, सम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ऑलवेज इंक्लूडिंग पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इन सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल। कि मान के चलो कि कितने का सिलेक्शन करना है हमें, आर लोगों का सिलेक्शन करना है, कितने लोगों में से, एन लोगों में से, और उसमें से बताया जा रहा है कि जो पी लोग हैं उनको उस टीम में नहीं रखना है। समझ में आ रही बात, कि जैसे सपोज 15 लोगों की स्क्वाड है, उसमें से 11 का टीम बनाना है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनको टीम में नहीं रखना है। तो अपने क्या करना है कि अब जो 2 लोग हैं जिनको अपने को टीम में नहीं रखना है, पार्टिकुलर बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो लोग नोन है, कौन से, उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो हम 11 की टीम सेलेक्ट करेंगे वो 15 में से ना करेंगे, उन 2 लोगों को हटा के करेंगे, यानी 13 में से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर n माइनस पी। कितने लोग में से सिलेक्शन करेंगे, n माइनस पी लोग में से, और कितने का सिलेक्शन करना है, अच्छा इंक्लूड करना है। क्या करना है हमें, इंक्लूड करना है। तो ध्यान से देखो, इंक्लूड करना है तो पी लोग तो ऑलरेडी टीम में होंगे, क्या होंगे, पी लोग तो ऑलरेडी टीम में होंगे। तो अब बचे हुए कितने लोग हैं, कितने लोग को, अगर आर लोग की टीम बनानी है तो कितने लोग को और लेना है, आर माइनस पी। तो यहां से एन माइनस पी लोगों में से कितने लोग को और लेंगे, आर माइनस पी पीपल को। इंक्लूड की बात हो रही है ना, यहाँ पे ऑलरेडी पी लोग टीम में आ चुके हैं, ठीक है। इसको लिखने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो पी सी पी, ताकि वो आपको समझ में आए कि पी सी पी और ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। वैसे वन नहीं होता है आंसर, ठीक है। एन प्लस पी की होगा, देख अब जैसे बचे हुए जो एन लोग थे ना उसी में पी लोग थे, तो अब बचे हुए जो बचे हुए एन माइनस पी पीपल है उसी में से तो बचे हुए लोग उठाएगा ना। जैसे मान के चल कि 15 की स्क्वाड है, उसमें से बोला गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा है, 2 लोग हैं, इनको तो टीम में रखना ही रखना है, तो उन 2 को हटा देगा। अभी भी कितने लोग को तेरे को उठाना है टीम में, 9 लोगों को उठाना है 11 की टीम बनाने के लिए। तो कितने लोग में से उठाएगा, जो 13 लोग बचे, तो वो जाएगा 13 सी 9। तो वही तो करा है कि 15 माइनस 2 और सी 11 माइनस 2, ऐसा कुछ। अब अच्छा इन्हीं को अरेंज करना हो तो क्या करेंगे, जितने लोगों की टीम बनी है, पहले देखो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या होता है कि पहले सिलेक्शन होता है और फिर क्या होता है, पहले टीम बनती है, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर डिसाइड होता है, राइट। तो यहां पे अगर उनको अरेंज करना है तो पहले टीम जितने तरीके से बना, और ये लिखा है आर माइनस पी, और कितने लोगों की टीम थी, आर लोगों की टीम थी, तो आर लोगों को अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके अलावा तीसरा केस है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत आराम से, कि ऑलवेज एक्सक्लूडिंग पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल। कि मान के चलो कि अभी भी हमें टीम तो आर लोगों की ही बनानी है, लेकिन जो पी लोग है, यानी सपोज 2 लोग बहुत ही खराब खेलते हैं, उनको टीम में नहीं रखना है। तो अभी भी 13 में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें 11 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा क्या आ जाएगा, एन में से पी लोगों को हटा दो पहले, और इनमें से कितने लोग को उठा लो, आप आर पीपल को उठा लो। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट। इसके अलावा तीसरा केस है, ऑलवेज इंक्लूडिंग पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इन अरेंजमेंट ऑफ आर, और इंक्लूडिंग यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिख रहा है ना, एक्सक्लूडिंग। इसमें क्या करना है, अरेंजमेंट में क्या करना है, उनको एक्सक्लूड करना है, तो उनको हटा देना, यानी जो जितने तरीके से टीम बना एन माइनस पी सी आर, पहले तो टीम बना है और इनको अरेंज करने का तरीका आर फैक्टर, ये सही बात है, इसमें अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ई पार्ट है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर इन एन अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। n लोगों का क्या करना है, हमें अरेंज करना है, n लोगों को अरेंज करना है। उसमें हमें यह देखना है कि जो p कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा क्या रखना है, अगल बगल रखना है, हमेशा अगल बगल। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो p लोग थे, सपोज p लोग थे O1 O2 से लेके OP तक,
इनको मैं एक साथ बॉक्स में रख दूंगा, कभी भी साथ रखने की बात हुई तो इन सबको क्या कर दूंगा, एक साथ बॉक्स में। तो बचे हुए अब कितने लोग हैं, n माइनस पी। तो एक बॉक्स और ये दोनों मिला के कितने हो गए, डिफरेंट एंटिटी, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा n माइनस पी प्लस वन। इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, n माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल। और ये बॉक्स के अंदर भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, p फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जब p लोगों को एक साथ रखना हो तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन है, सपोज इस क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी 5 लेटर्स वर्ड कंटेनिंग 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन सच दैट 2 कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो देखो तुमको पहले यहाँ पे क्या बनाना है, अरेंजमेंट करना है। क्या करना है, अरेंजमेंट। लेकिन अरेंजमेंट के पहले हमेशा क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो पहले तो हमें सिलेक्शन करना है कितने कॉन्सोनेंट्स का, 3 वोवेल्स का और 2 कॉन्सोनेंट्स का। कितने में से, इधर जो दे रखा है। तो यहाँ से कॉन्सोनेंट्स देखो तो यहाँ पे क्यू है, टी है, एन, और वोवेल्स देखे तो क्या है, ए ई आई ओ एंड यू है। तो पहले तो टीम बना लेते हैं। तो टीम में कितने कॉन्सोनेंट्स को उठा लेना है, 2, और इस टीम में कितने वोवेल्स को लेना है, 3, 5 से 3। अब ये टीम बन चुका है, अब इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने में एक कंडीशन क्या देना है कि दोनों कॉन्सोनेंट्स क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। तो दोनों कॉन्सोनेंट साथ में होने चाहिए। तो मान के चलो सिलेक्शन में ये आ गया इधर से क्यू टी और इधर से आ गया ए ई एंड आई। तो अगर इनको साथ में रखना है क्यूटी को, तो अपन ये दोनों क्या कर देंगे, बॉक्स में पैक कर देंगे। अब इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 एंटिटी दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इनटू ये दोनों आपस में भी क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात, ऐसा कुछ। क्यूटी तो मैं, थैंक्स। हंसरा दियो है ना, क्यूटी है ना, बढ़िया बढ़िया। ओके ये इंपॉर्टेंट है वापस, क्यूटी तो तुम सारे हो है ना। पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सेपरेटेड इन एन अरेंजमेंट। कि बेसिकली मान के चलो पी लोग ऐसे हैं जिनमें लड़ाई हो रखी है, उनको साथ में नहीं रखना है, उनको क्या करना है, एक दूसरे से सेपरेट करना है। तो इसको ध्यान से समझिए कि जिसको सेपरेट करना है ना उनको हमेशा लास्ट में रखेंगे, जिनको सेपरेट करना है उनको हमेशा लास्ट में। मान के चलो एन लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है, तो कितने लोगों को सेपरेट नहीं करना है, एन माइनस पी लोगों को सेपरेट नहीं करना है, पी लोगों को सेपरेट करना है। तो पहले जिनको सेपरेट नहीं करना है उनको हम रखेंगे। तो एन माइनस पी लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, एन माइनस पी फैक्टोरियल। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में अगर 3 लोग खड़े हैं तो उनके बीच में गैप्स कितने बनेंगे, एक ज्यादा गैप बनता हुआ दिखेगा। तो इनके बीच में कितने गैप्स बनते हुए दिखेंगे, जितने लोग हैं उनसे एक ज्यादा गैप बनता हुआ दिखेगा। तो कितने गैप्स बनेंगे, एन माइनस पी प्लस वन गैप्स, इतने गैप्स बनते हुए दिखेंगे। अब इन गैप्स में क्या करूंगा कि जो पी लोगों को सेपरेट करना है उनके लिए मैं चेयर लगा दूंगा। तो अच्छा, चेयर लगाने के लिए पहले एन माइनस पी प्लस वन गैप में कितने जगह चेयर लगाना है, पी प्लेसेस पे। तो पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन करूंगा कितने प्लेसेस का, एन माइनस पी प्लस, ये हो जाएगा यहां से एन माइनस पी प्लस वन सी। पी प्लेसेस को मैंने सेलेक्ट किया, जहां पे क्या रख दूंगा, चेयर। अब उन चेयर पे पी लोगों को बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, इनटू पी फैक्टोरियल। ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा जब अपने को सबको ही क्या करना हो, सेपरेट करना। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों बात को समझना। जैसे ऊपर अपन देखेंगे, जैसे ऊपर जो अपन ने ये वाला पार्ट करा था, यहां पे ध्यान से देखना, इस पार्ट में क्या करा था, पी पार्टिकुलर लोगों को एक साथ रखा था, है ना। और यहां पे नीचे वाले में क्या करा, पी पार्टिकुलर लोगों को क्या करा था, अपन ने सेपरेट करा था। क्वेश्चन में अच्छा ये भी बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि आपने इसमें टोटल अरेंजमेंट में से ये वाला केस क्यों नहीं माइनस कर दिया। तो टोटल अरेंजमेंट में से जब ये वाला केस माइनस करोगे तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग साथ में आ जाए पी लोगों में से, और कुछ लोग साथ में ना है, मतलब कुछ लोग सेपरेट हो सकते हैं लेकिन 2-3 लोग अपन हो सकता है साथ में आ जाए। तो इसमें सबका सेपरेशन नहीं हुआ है इस केस में, और इस केस में सबका सेपरेशन हुआ है कि सारे ही क्या बैठे हैं, अलग अलग बैठे, कोई भी एक दूसरे का नेबर नहीं है जो पी में। उसमें हो सकता है कि 1-2
आपस में नेबर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और केस की बात करते हैं, सिलेक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। अभी जो सिलेक्शन हो रहा था कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हो रहा था जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे थे, डिफरेंट थे। यहां पे जो सिलेक्शन होगा, कैसा सिलेक्शन हो रहा होगा, जब उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, अलाइक होंगे। एग्जांपल के लिए कि पहले तो समझते हैं कि अगर बॉक्स में मान के चलो कि सेम तरह के 10 बॉल्स हैं, बॉक्स में कितने सेम तरह के 10 बॉल, पहले डिफरेंट तरीके के रहते तो अगर उनमें से आर बॉल निकालने कितने तरीके होते थे, एनसीआर। लेकिन जब सेम हो जाएंगे तो आर बॉल निकालने का एक ही तरीका होगा कि कोई भी आर निकालोगे हमेशा क्या दिखेगा, सेमी टीम बनता हुआ दिखेगा। तो जब सिलेक्शन होगा तो यहां पे लिखो कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, आर अलाइक, number of ways to select R objects will be only one। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, बस एक ही तरीके, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे 4 बॉल सेलेक्ट करना हो, चाहे 5 बॉल, हमेशा कितना आते दिखेगा, 1 आते दिखेगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास मिसिसिपी, इसमें से हमें मान के चलो कि बोला गया कि 4 लेटर को सेलेक्ट करना है। कितने लेटर को सेलेक्ट करना है, 4 लेटर को। तो आपके पास तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस 4 लेटर में आप चारों एस ले लो, है ना, या फिर हो सकता है कि 2 एस और 2 पी ले लो, या फिर 3-4 आई ले लो, या फिर 2 आई और 2 एस ले लो, या फिर 1 आई 1 एस और 1 पी और 1 एम ले लो। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे, केसेस। केसेस में कैसा होगा, पहला केस बनेगा कि हम ऐसे लेटर्स ले रहे हैं चारों जो सारे के सारे क्या है, अलाइक है। तो यहां पे हो जाएगा ऑल अलाइक, पहला केस। दूसरा केस हो जाएगा कि 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। इसके अलावा तीसरा केस बनता हुआ दिखेगा क्या गाइस, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक। इसके अलावा चौथा केस दिखेगा 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। इसके अलावा पांचवा केस दिखेगा क्या गाइस, ऑल डिफरेंट। ऐसे अपन केसेस बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर है। अब ये केसेस बनाने से पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो बचे हुए हैं, एस कितनी बार है, एस 4 टाइम्स है, आई कितनी बार है, 4 टाइम्स है, और पी कितनी 2 टाइम्स है, और एम कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कि अच्छा ऑल अलाइक के कितने केसेस बनेंगे। ऑल अलाइक मतलब चारों में लेटेस्ट लेने हैं, तो चारों या तो ये ले लो या फिर चारों ये ले लो, 2 तरीके से। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि तुमको 4 अलाइक उठाने के कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 2। तो पहले अपन ऑप्शन सेलेक्ट करें कि जहां से तुम 4 अलाइक उठा सकते हो। तो ये हो जाएगा 2C1। पहले क्या मैंने सेलेक्ट करा, ऑप्शंस कि कहां कहां से हम 4 निकाल सकते हैं। और मान के चलो कि 2C1 मतलब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो गया होगा। मान के चलो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन। अब यहां से 4S निकालने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। समझ में आ रही बात। तो इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 1 से, जो कि जरूरत नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे ध्यान से देखो कि पहले यहां पे क्या करना है, 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। अब ध्यान समझना है कि 3 अलाइक उठाने के कितने ऑप्शन है। यहां से 3 अलाइक उठा सकते हैं क्या, यहां से भी उठा सकते हैं क्या, यहां से उठा सकते हैं नहीं। तो 3 अलाइक उठाने के कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो उन 2 में से कोई एक ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया जहां से मैं 3 अलाइक ले सकता हूं। तो मान के चलो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो यहां से 3S निकालने के कितने तरीके से 3S से निकाला जा सकता है, एक ही तरीके से। क्योंकि यहां पे अगर सम अलाइक है तो 3S निकालो, 2S निकालो, उनके सबके तरीके कितने होंगे, एक ही होगा। तो इंटू 1। और यहां पे अब बताओ क्या उठाना है हमें, एक डिफरेंट। तो मान के चलो पहले हमने 3 अलाइक यहां से उठाया, अब मेरे को एक डिफरेंट चाहिए। तो एक डिफरेंट कहां कहां से निकाल सकते हैं, यहां से भी एक ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, और यहां से भी ले सकते हो। कितने चॉइसेस है एक निकालने के, कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है। तो इन 3 में से कोई एक चॉइस सेलेक्ट करूंगा और वहां से एक निकालने के कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो ये ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा, राइट। अब 2 अलाइक एंड 2 अलाइक की बात करते हैं। कितने ऐसे ऑप्शन है जहां से 2-2 तुम निकाल सकते हो सेम तरीके के, 1, 2 एंड 3। और इन 3 में से मैं क्या करूंगा, कोई भी 2 उठा लूंगा। 3 में से कोई भी 2, चाहे ये दो आ सकते हैं, या फिर ये 2 आ सकते हैं, या फिर ये 2 आ सकते हैं। और वहां से मैं 2-2 उठाने के तरीके कितने होंगे, एक ही तरीका होगा। यहां पे ध्यान रखना है कि एक एक करके नहीं सेलेक्ट करेंगे,
कि 3C1 इंटू 2C1 नहीं करेंगे, उसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। इसके अलावा चौथा केस, 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। तो 2 अलाइक के लिए कितने ऑप्शन है जहां से तुम 2 अलाइक निकाल सकते हो, 3। तो यहां से मैं 3 में से कोई एक उठा लूंगा और वहां से 2 निकालने के कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा। अब 2 डिफरेंट उठाना है, 2 डिफरेंट के लिए कितने ऑप्शंस बते हैं, 2 डिफरेंट का मतलब 1 डिफरेंट एंड 1 डिफरेंट। तो 1 डिफरेंट यानी एक यहां से ले सकते हो और एक यहां से ले सकते हो, इधर से भी एक ले सकते हो, क्योंकि 2 मान के चलो यहां से आया था, तो अब तुम्हारे पास 3 चॉइसेस है जहां से तुम एक एक उठा सकते हो। तो इन 3 में से कोई भी 2 चॉइस सेलेक्ट करना है जहां से तुम क्या उठाओगे, एक एक उठाओगे। समझ में आ रही बात, तो ये हमारा आंसर आते हुए दिख जाएगा। और ऑल डिफरेंट के लिए एक एक उठाना है, यानी 4 जगह से। तो कितने ऑप्शन है जहां से तुम एक एक उठा सकते हो, 1 2 3 एंड 4। इन 4 में से तुमको क्या करना पड़ेगा, चारों सेलेक्ट कर लो और वहां से कितने निकाल लो, एक एक निकाल लो। ये हमारा आंसर होता है, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ठीक है। अब अगर इन्हीं को अरेंज करना होता तो अरेंज कैसे करते हैं, अब अरेंज करना तो बड़ा इजी है। तो पहले तो सिलेक्शन कर लिया, तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अगर सारे अलाइक है तो इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 3 अलाइक 1 डिफरेंट है तो इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 2 अलाइक है तो इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सेम ऐसे कुछ क्लियर है बात। तो कभी भी क्वेश्चन में ये बोल दे कि बताओ इससे 4 लेटर वर्ड कितने बनेंगे, तो पहले हमें करना क्या होगा, ये काम करना होगा, उसके बाद उनको हमें अरेंज करना होगा, ठीक है। इस पे कम पॉसिबिलिटी है जेई मेंस में क्वेश्चन आने की, जेई एडवांस में भी क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा हो जाता है तो कम ही पॉसिबिलिटी है, बट यू नेवर नो, आ भी सकता है। हरे वाले कौन सा हरे वाला, ये वाला, इसमें से 2 अलाइक, 2 अलाइक कहां से ले सकता है, इधर से ले सकता है, इधर से उठा सकता है, इधर से उठा सकता है क्या। तो कितने चॉइसेस है जहां से 2 2 उठा सकता है, 3 ही चॉइसेस है। तो 3 में से कोई एक चॉइस सेलेक्ट करा और वहां से 2 निकालने के कितने तरीके, एक ही तरीके, ये बोला जा रहा है, ठीक है। यहां पे एक और पार्ट की बात करते हैं विच इज टोटल सिलेक्शन, है ना। टोटल सिलेक्शन का मतलब पहले समझते हैं कि व्हाट इज टोटल सिलेक्शन। कि सपोज एक बास्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रूट्स रखे हुए हैं ना, तो उस बास्केट के पास एक बच्चा गया, उसके पास क्या होगा कि वो हो सकता है कि एक फ्रूट उठा ले, 2 उठा ले, 3 उठा सकता है, कभी हो सकता है कभी खाली आता जैसा हो सकता है ना। तो जितने तरीके से फ्रूट्स निकाले जा सकते हैं उस बास्केट से, वो क्या कहलाएगा, टोटल सिलेक्शन। यानी 0 भी हो सकता है सिलेक्शन, 0 के कितने सिलेक्शन के तरीके होंगे, 1 के कितने होंगे, सबको ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी टोटल सिलेक्शन। तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिफरेंट है, तो n ऑब्जेक्ट्स है और सारे डिफरेंट है, तो 0 सेलेक्ट करने का तरीका nc0, 1 सेलेक्ट करने का तरीका nc1, ऐसे करते करते n सेलेक्ट करने का तरीका nc1, और इसका सम कितना होता है 2n, राइट। और इसको सेट्स की तरह भी देख सकते हो कि मान के चलो बास्केट है, बास्केट में n डिफरेंट तरह के क्या है, फ्रूट्स है। तो हर फ्रूट के पास, या फिर अगर बच्चा उसको सेलेक्ट करने जाता है कि मैं ये वाला फ्रूट, उसके बाद 2 चॉइसेस होंगे, या तो ये ले या फिर ना ले। तो सारे फ्रूट के पास कितने चॉइसेस होने दिखेंगे, 2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2n। अच्छा 1 और मोर के लिए बात करें कि कम से कम एक फ्रूट तो उठाना ही है, यानी कौन सा केस हटा देना, बस ये वाला। तो ये हो जाएगा 2n -1। क्या ये बात क्लियर है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर बोला जाए कि 1 और मोर ना 2 और मोर, कम से कम कितने उसको फ्रूट लेने हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो इसमें से और केस कौन सा माइनस करना पड़ता है, nc0 nc1। 3 के लिए बात करते तो उसमें nc3 आते हुए दिख जाता, ठीक बात है। ये जब ऑब्जेक्ट्स कैसे थे, डिफरेंट थे। अब अपन एलाइक की बात करते हैं। अब एलाइक के लिए बड़ा सिंपल सा सोचना है कि जब सारे ही एप्पल रखे हुए हैं तो एक एप्पल उठाने के कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा। 2 एप्पल उठाने के एक ही, 3 एप्पल उठाने के एक ही तरीका। तो जितने तरीके से बेसिकली एक एप्पल उठाने का एक तरीका, 2 का एक तरीका, और वैसे ही n एप्पल उठाने के एक तरीके, n एप्पल उठाने के भी कितने तरीके होंगे, एक ही तरीके होंगे। और एक तरीका और एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, 0 एप्पल उठाने को, वो क्या हो जाएगा 1। तो जितने एप्पल्स होंगे या फिर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, बस 1 ऐड कर देंगे। अब इसमें 0 और मोर वाले केस में क्या हो जाएगा, इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, एक केस माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा n+1 - 1 विच इज n1000। इसी को ऐसे बोल दिया कि 2 और मोर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार और -1 करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है। इसके अलावा अब मान के चलो कि जो बास्केट है उसमें कुछ सेम तरह के एप्पल भी है और कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या है,
और भी फ्रूट्स है, तो उसके लिए अगेन वापस सेम तरीके से सोचेंगे कि जो सेम तरह के थे उसका आंसर क्या निकाला अपन ने, n+1, और जो डिफरेंट तरीके थे उसका आंसर क्या निकाला अपन ने, 2n। तो अगर इस बास्केट में मान के चलो p अलाइक है, q अलाइक है एंड r अलाइक है, तो p अलग, बस p अलाइक होते तो आंसर क्या होता, p+1, बस q अलाइक होते तो आंसर क्या हो जाता, q+1, और बस r अलाइक होते तो r+1, और बस n डिफरेंट होते तो आंसर क्या होता, 2n/n। तो इन सबको क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई। वैसे ही अगर वन और मोर की बात करें कि इन सारे फ्रूट्स में से कम कभी एक केस ऐसा हो कि 0 फ्रूट वाला केस नहीं हो, तो इसमें बस एक माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा p+1, ये बन जाएगा q+1, और ये बन जाएगा r+1, और ये बन जाएगा 2n-1 बनता। वन और मोर फ्रॉम ईच टाइप, कि सार जितने डिफरेंट टाइप के फ्रूट है ना, सब में से क्या लेना है, कम से कम एक तो लेना ही है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस वाले p वाले में से भी एक उठाना है, q वाले में से भी एक उठाना है, r वाले में से भी एक, और डिफरेंट वाले जो भी है उनमें से भी हमें एक उठाना है। तो इसमें से बस सारे में से कौन कौन सा केस माइनस कर देना है, 0 वाला। तो ये बन जाएगा p q r, और ये बन जाएगा 2n-1, ऐसा कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्शन 3 सेक्शंस इन ए क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस है, 3। उन 3 सेक्शन में एक में 6 क्वेश्चन है, एक में 4 है, एक में 3 है। आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट अटेम्प्ट द पेपर चूजिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सारे सेक्शन से कम उसे कितना अटेम्प्ट करना है, एक करना है। तो हो सकता है उस सेक्शन में सारे के सारे कर ले, लेकिन उस सेक्शन में बस कितना अटेम्प्ट नहीं करना है, 0 अटेम्प्ट नहीं करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि पहले 6 है, तो 6 के 6 ऑब्वियसली कैसे डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2⁻6 माइनस में इसमें से कौन सा केस माइनस कर देंगे, जब 6 में से कोई भी उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करा होगा। अगेन दूसरे सेक्शन पे है तो क्या हो जाएगा, 2⁴ माइनस 4c0, और ये बन जाएगा 2⁵ माइनस 3c0। बेसिकली सब में से अपन ने क्या करा, 1 1 माइनस करा। क्लियर है बात। अब इसी तरह एक और कंसेप्ट आता है विच इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये अगेन इस पे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जा रहे अभी, बट पता नहीं पूछे जा सकते कि लेट, यहां पे लिखो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे, लेट ए नंबर n हैज प्राइम फैक्टराइजेशन as n is equal to alpha 1 raised to the power p1, alpha 1 raised to the power p2, alpha 3 raised to the power p3 and so on, alpha n raised to the power pn। सपोज किसी एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ है, वेयर अल्फा 2 से लेकर अल्फा n बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। एंड p1 p2 p3 से लेकर pn बिलोंग्स टू p1 p2 एंड pn बिलोंग्स टू होल नंबर। ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देन नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर, नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर ऑफ n जो हमारे पास आएगा, इसको ऐसे देखना है कि अल्फा 1 टाइप के कितने फ्रूट है, p1, अल्फा 2 टाइप के कितने फ्रूट है, p2, अल्फा 3 टाइप के कितने फ्रूट है, p3, ऐसे कुछ ऐसा है ना। तो जितने भी जो भी पावर्स होंगी उनमें क्या अपन ऐड कर देंगे, 1 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p1+1 और ये हो जाएगा p2+1 p3+1 एंड सो ऑन, और ये क्या बन जाएगा pn+1 बनता है। क्या ये बात क्लियर है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनते हुए हमें दिख जाएंगे। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन में कुछ और जैसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात करूं, तो सपोज मान के चलो एक नंबर बोला गया आपको n इज इक्वल टू, सपोज आपसे बोला गया 144, राइट।
अब 144 के फैक्टर से जब आप लिखोगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये क्या बनता दिखेगा, और 12 इंटू 12 विच इज 2 रेस टू द पावर बन जाएगा 4 इंटू 3 रेस टू द पावर क्या बनता दिख जाएगा, 2 बनता हुआ दिख जाएगा। क्लियर है बात। अब इसके टोटल फैक्टर्स बताने हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो पावर्स है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 4 5 और 5 3 जा 15। टोटल फैक्टर्स ये होगा। अब मान के चलो क्वेश्चन बोल दे कि इवन फैक्टर बताओ कितने होंगे, तो इवन फैक्टर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम इधर से एक फ्रूट तो होना ही चाहिए। तो बेसिकली इधर से हमें जीरो और मोर वाला केस नहीं लेना, 1 और मोर वाला केस। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 1। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 + 1 विच इज ये बनता हुआ दिख जाएगा 12 बनता हुआ दिख जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में बोला दिया जाए कि ऐसा फैक्टर डिविजिबल बाय 4, कि फैक्टर कम से कम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए इसमें कम से कम कितने 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए मिनिमम। तो इसमें से एक बार और हम माइनस कर देंगे, कौन सा केस, जब एक ही 2 आया होगा। तो ये क्या बन जाएगा 4 - 1 इंटू कितना बन जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 9 आते हुए दिख जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया कि हमें ऐसे फैक्टर बताने जो 6 से डिविजिबल हो। तो आंसर क्या दिखेगा कि कम से कम इधर से एक फ्रूट होना चाहिए और कम से कम इधर से एक फ्रूट होना चाहिए, यानी 2 वाले में से एक होना चाहिए और 3 वाले में से एक होना चाहिए। तो दोनों में से क्या आएगा, 1 और मोर वाला केस। तो यहां से फैक्टर डिविजिबल बाय 6 जो आ जाएगा, कितना जाएगा 4 इंटू 2 और ये कितना आता दिख जाएगा 8 आते हुए दिख जाएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन बोल दिया कि फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 लैम्डा + 1 where lambda is greater than equal to, मान के बोल दिया है कि यहाँ पे lambda is greater than equal to 0 and lambda belongs to natural number, lambda belongs to I। तो इसका आंसर क्या आता दिखेगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में समझ के देखो। 2 लैम्डा + 1 का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर होना चाहिए। फैक्टर कैसे होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, यानी इसमें क्या कोई भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी इधर से कोई भी फ्रूट नहीं आना चाहिए, बस इधर से आना चाहिए। तो कितने फैक्टर्स बनते हुए दिखेंगे, ये 2 + 1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3 आते हुए दिख जाएगा। क्या ये बात समझ में आए। तो ऐसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन आपने करे होंगे, नोट्स में आपके क्वेश्चन होंगे, आपको ये याद करना है, ठीक है। वापस इन सारे फैक्टर्स का अगर आपको सारे फैक्टर्स का सम निकालना है तो सम निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए ही वो क्या लिखा था, अल्फा रेस टू द पावर P1 अल्फा 2 रेस टू द पावर P2। तो जो सम आते हुए दिखेगा ये आते दिखता है, ये जीपी बनती हुई दिखती है, अल्फा 1 रेस टू द पावर 0 प्लस अल्फा 2 रेस टू द अल्फा 1 रेस टू द पावर 1 प्लस अल्फा 1 रेस टू द पावर 2 एंड सो ऑन। और ये अल्फा 1 रेस टू द पावर P1 तक जाता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 2 रेस टू द पावर 0 प्लस अल्फा 2 रेस टू द पावर ये 1 बनता हुआ दिखेगा एंड सो ऑन। और ये बन जाएगा अल्फा 2 रेस टू द पावर P2। सिमिलरली ये बन जाएगा अल्फा 3 रेस टू द पावर 0 प्लस अल्फा 3 रेस टू द पावर ऑन एंड सो ऑन। और ये बन जाएगा अल्फा 3 रेस टू द पावर P3, ऐसे सो ऑन चलते। और ये बन जाएगा अल्फा n रेस टू द पावर 0 अल्फा n रेस टू द पावर 1 से लेके अल्फा n रेस टू द पावर Pn। ये होता है सम ऑफ सारे फैक्टर्स का सम। ऐसा लग रहा ना कि ऐसा जीपी बन गई है ना, जैसे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर सम निकालना होता तो आंसर क्या बनता, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 4 तक इनटू 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। इन दोनों को सम निकाल के क्या कर लेते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका एक अच्छा सा और फॉर्मूला बना सकते हो, इसको जीपी में लिख सकते हो या फिर इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। लिख लिया आपने इसको। सर्कुलर परमुटेशंस की बात करते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन पीपल अराउंड ए सर्कुलर टेबल, कि सर्कुलर टेबल के अराउंड अगर एन पीपल को अरेंज करना है तो ये सिंपली आंसर क्या तो दिख जाएगा n - 1 फैक्टोरियल। क्योंकि जो एक पीपल जो उसमें होता है वो किसके लिए जाता है, रेफरेंस क्रिएट करने के लिए जाता है ना। क्योंकि सर्कल में ऐसा होता है कि सर्कल में से पता नहीं चलता ना कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, नंबर 3 है। अगर चेयर्स लगे हैं तो सर्कल के अराउंड है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्लियर होता है कि नंबर 1 पे कौन सा चेयर है, नंबर 2 पे कौन सा चेयर है।
सर्कल में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए रेफरेंस क्रिएट के लिए एक बंदा चला जाता है, तो वो अरेंजमेंट में नहीं आता है, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएंगे n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है बात? और जब गार्लैंड की बात करते हैं कि टोटल कितने पॉसिबल गार्लैंड बनेंगे किससे, अगर n फ्लावर्स है तो n फ्लावर्स से गार्लैंड बनाने के लिए कितना हो जाएगा, जितने तरीके से अपन इन फ्लावर्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस सेम होता है और इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है बात? तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन, चाहे ये मोतियों की माला की बात हो, बिट्स प्रॉब्लम की बात हो, या फिर ऐसे। अच्छा ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है n पीपल वाले में, कि इस क्वेश्चन में अगर n-1 फैक्टोरियल, क्वेश्चन ने बोल दिया कि ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट बताओ अराउंड द सर्कुलर टेबल सच दैट कि नेबर्स सेम ना हो। क्या सेम ना हो? नेबर्स सेम ना हो। तो बेसिकली नेबर्स सेम कब होता है, जब अपन एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है, अगर सेम ही तरह के लोग बैठे हैं तो उस केस में क्या होगा, नेबर्स सेम हो जाएंगे। तो इसी आंसर को बस किससे डिवाइड करना होगा आपको, 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये सेम ही बात होती दिख जाएगी। तो ये अलग तरह के क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? गार्लैंड मतलब नहीं समझता है? शादी में जो तू पहनेगा ना, वही होता है गार्लैंड, माला जी। शादी में भी पहन सकते हैं, और भी ओकेजन होते हैं जहाँ पे तो पहन सकता है ना। ठीक है, शादी मेरी पहले होगी, तेरे को कैसे पता? अच्छा, ये कौन सा लॉजिक है कि जो बड़ा होता है वो शादी पहले कर लेता है? राहुल गांधी का नाम सुना है? हाँ, ना तो फिर तो उसके पहले तो फिर तो सारी तेरी थ्योरी गलत हो गई वहीं पे, है ना? अच्छा, नहीं तो तू उनको गलत प्रूफ कर दे ना, पहले तू कर ले, बड़े भाई को तू छोड़ दे। बट ये भी तो होना चाहिए, लड़की भी तो पसंद करनी चाहिए ना तेरे को। अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, क्या? मोदी जी बोल सकते हैं, बट मोदी जी कुछ तो कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कुछ ना कर पा रहा है ना, तो कोई ऐसा फैन तो नहीं है ना। जोक था भाई, है ना, केस मत डाल देना मेरे पे। ठीक है, तन्मय लगता है राहुल गांधी का फैन है ना? सही सही बताइयो, तेरी आवाज नहीं आ रही, मत बताया ना। डीअरेंजमेंट थ्योरम की बात कर लेते हैं। डीअरेंजमेंट थ्योरम की बात करते हैं। डीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जितने अच्छा, अगर 5 लेटर्स को 5 एनवेलप में भेजना है तो टोटल कितने तरीके हैं, 120। उस 120 तरीके में एक तरीका क्या होता है, सही होता है, कि 5 लेटर और 5 डेजिग्नेटेड प्लेस है तो सब सही जगह पे जाए। उनमें से 119 तरीके गलत होते हैं, लेकिन उस 119 तरीके में कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें से 3 लेटर सही चला गया होगा और 2 गलत चला गया होगा। कुछ तरीके ऐसे होंगे जिसमें 2 सही चले गए होंगे और 3 गलत। लेकिन हमें ऐसे तरीके बताने हैं जिसमें सारे ही क्या गए हों, गलत गए हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, डी अरेंजमेंट, जिसमें कोई भी लेटर सही जगह पे ना गया हो। तो D1 का जो आंसर होता है कि एक लेटर और एक एनवलप में डीअरेंज करना, वो कितना होता है, 0। D2 का जो आंसर होता है कितना होता है, 1। और D3 का जो आंसर होता है ये आता है 2। और D4 का जो आंसर होता है वो होता है 9। एंड D5 का जो आंसर होता है ये होता है 44। और D6 का जो आंसर होता है ये कितना होता है, 265। ये आपको 6 आंसर्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो DN का फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। DN का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन, और ये बन जाएगा प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल। कभी कभी क्वेश्चन में इसको अपन 1 अपॉन ई लिख देते हैं ना, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि DN के फॉर्मूले में कभी n फैक्टोरियल अपॉन ई दिख जाए तो वो सेम ही बात है। समझ में आ रही बात? क्योंकि ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल से लेकर 1 बाई n फैक्टोरियल तक, इनफाइनाइट तक। तो 1 अपन ई की बात करें तो x की जगह क्या पुट कर दोगे तुम, -1। तो ये सेम ही चीज बनते हुए दिख जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में 1 अपन ई दिख जाए तो वो सेम ही बात है ना। क्लियर है बात? तो ये एक हो गया डी अरेंजमेंट में। इसमें जो कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं जो आप नोट्स में आपको मिल जाएंगे, वो देख लेना आप। ठीक है, हाँ चेमेस मैं लास्ट में बता दूंगा, है ना, पहले ये लिखना। सेट फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो वापस सेट फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा सकता। कि अगर एक सेट है हमारे पास X,
तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? ये बनता हुआ 2 रेज टू द पावर n, है ना? कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर n बनते हुए दिखेंगे, राइट? अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग टू सेट्स p एंड q फ्रॉम x सच दैट कि p इक्वल टू q क्या हो जाए? p इक्वल टू q हो, बेसिकली ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों ही सेट्स क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो आपको पता है कि जितने तरीके से p सेट बनाया जा सकता है उतने ही तरीके q सेट बनाने के भी होंगे, क्योंकि p इक्वल टू q ऑब्वियसली। या फिर इसका बेटर तरीका यह है कि कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, कोई भी एक एलिमेंट उठाओ और दो सेट बना लो क्यूब। हमेशा ऐसे ही सोचने की कोशिश करना। तो कोई भी एक एलिमेंट उठाया तो उसके पास क्या चॉइसेस हो सकते हैं कि या तो ये दोनों में चला जाए, या फिर ना जाए, या फिर एक इसमें जाए इसमें ना जाए, या फिर इसमें ना जाए और इसमें जाए। अब इक्वल होना है तो इक्वल होने के लिए क्या दो पॉसिबिलिटी होनी पड़ेगी? या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और कोई चॉइस उसके पास हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये चॉइस हुआ तो p इक्वल टू क्यों नहीं हुआ। यानी सारे एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस है? दो दो चॉइसेस है। और कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। तो ये कितना आंसर आता दिख जाएगा? 2 रेज टू द पावर n बनता हुआ दिख जाएगा, राइट? वैसे ही p इक्वल टू q कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि p जितने तरीके से बनाया जा सकता है उतने ही तरीके से q बनाया जा सकता है। q कॉम्प्लीमेंट बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो जो एलिमेंट p में आए होंगे उसके अलावा सारे एलिमेंट किस में आए होंगे? q में आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप इसको ऐसे सोच सकते हो, p q, या तो यहां पे एलिमेंट आए, यहां पे n n n y और y और n। इसको सोचने का तरीका क्या है कि ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों में ही चला जाए तो p इक्वल टू q कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है? ये भी नहीं हो सकता, अगर n n हो गया तो p इक्वल टू q कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। यानी ईच एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस है? दो दो। तो इसका भी आंसर कितना आता दिखेगा? 2 रेज टू द पावर n बनता हुआ दिख जाएगा। अब यहां पे बोला है p यूनियन q इक्वल टू क्या होना चाहिए? वो सब पूरा ही सेट बन जाना चाहिए। समझ में आ रही? मैंने यानी कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे तो या तो इन दोनों में से किसी एक में होना चाहिए या फिर दोनों में हो जाए। तो किसी एक एलिमेंट के लिए देख ले कितने चॉइसेस है, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा, दिस इज p, दिस इज q। चॉइसेस जो है y y y n n y एंड n n। अब यूनियन में अगर मेरे को a1 वाला एलिमेंट चाहिए तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये, या फिर ये। इसके अलावा और ये nn तो हो ही नहीं सकता। यानी सारे एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस है? तीन तीन चॉइसेस है। तो इसका आंसर जो आएगा कितना जाएगा? 3 रेज टू द पावर n आते हुए दिख जाएगा। और 5 होने के लिए क्या चाहिए कि इंटरसेक्शन में 5 होना चाहिए, यानी किसी एक में होना चाहिए और दूसरे में नहीं होना चाहिए, या फिर किसी एक में होना चाहिए या फिर दोनों में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है। बस ये वाला केस नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये वाला हो गया तो दोनों में ही आएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर n बनता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा कि इंटरसेक्शन में कितने कॉमन एलिमेंट्स है? एक कॉमन एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन में एक कॉमन एलिमेंट है तो वो कॉमन एलिमेंट कोई भी हो सकता है। a1 भी हो सकता है, a2 भी हो सकता है, a3 भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कोई भी एक कॉमन एलिमेंट पहले सेलेक्ट करेंगे कि मान के चलो कि n में से कोई भी एक कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे कि मान के चलो कि मेरे को a1 को कॉमन रखना है। तो a1 के पास कितने चॉइसेस होंगे? दोनों में ही जाना पड़ेगा। तो a1 के पास कितने चॉइसेस आ गए? एक। अब बाकी a2 a3 इन सब, इन a2 और a2 से लेके n की तक की बात करें तो ये दोनों में अब नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पे तो दोनों में कॉमन आ चुका है। तो दोनों में नहीं जाना तो a2 के पास कितने चॉइसेस होंगे? या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। a3 के पास भी यही होगा और a4 के पास भी यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर, कितने ऐसे एलिमेंट बचे अब? एक तो यहां पे आ चुका है, बचे हुए एलिमेंट कितने हैं? n माइनस 1। तो ये ऐसा कुछ आता दिख जाएगा, राइट? अगर वैसे ही कॉमन एलिमेंट कितने चाहिए हमें? r चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पहले तो r सेलेक्ट कर लो जिसको हमें कॉमन रखना है। तो ये कितना बन जाएगा? NCR, और ये बनता हुआ दिख जाएगा हमें 3 रेज टू द पावर n माइनस r बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए सेट्स पर, ठीक है? इसके अलावा आप सेट्स के क्वेश्चन देख लेना है कि डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं, है ना? ये सारी चीजें। चेसबोर्ड प्रॉब्लम में वापस, चेसबोर्ड प्रॉब्लम में कुछ कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले नंबर ऑफ जो स्क्वायर होते हैं चेस में कितने होते हैं गाइस? 204 होते हुए दिखते हैं। 204 कैसे बनते हैं? वो जो आंसर आता है ये आता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर तक 8 का स्क्वायर, और इन सबको आप सम करोगे तो आई थिंक ये मस्ट 204 ही आएगा, है ना? और वैसे ही नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ रेक्टेंगल तुमको जो पता है चेस बोर्ड कैसा बना होता है, 9 हॉरिजॉन्टल और 9 वर्टिकल लाइन से बनता हुआ दिखता है। तो उनमें से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल जब लाइन चूज करोगे ना तो उससे एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखता है। तो ये क्या आंसर आते दिखता है 9c2 इंटू 9c2 विच इज, और 9c2 कितना हो जाएगा दोस्तों, और 9 इंटू 8 विच इज 36 इंटू 36, जो भी हमारा आंसर यहां से आता दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस पे एक और क्वेश्चन बनाया जाता है कि नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर इन शॉर्टेस्ट मैनर, कि चेस बोर्ड से एक कॉर्नर से कहां पे जाना हमें, दूसरे कॉर्नर पे, किस शॉर्टेस्ट में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर। शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं कि डायगोनल के लॉन्ग चलना है, डायगोनल नहीं, आपको हमेशा एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल चलना है ना, ऐसा कुछ। तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स चलने पड़े थे अपने को, 8 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स और 8 वर्टिकल। तो बेसिकली जितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं ना 8h और 8v को, उतने ही क्या होंगे टोटल वेज आ जाएंगे। तो इनको अरेंज करने का तरीके कितने हो जाएगा, 16 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल आते हो। देखिए क्या ये बात क्लियर है। कोई बोल दिया कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट से होके जाना चाहिए, क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से होके जाना चाहिए। सपोज क्वेश्चन ने बोल दिया आपको कि 4,4 से होके इसको जाना है। पहले आपने स्टार्ट कहां से करा 0,0 पे, और इसको पहुंचना कहां पे 8,8 पे, लेकिन कहां से होके जाना है 4,4, या फिर 3,5 से, कुछ भी बोल सकता है ना। तो आपको ये देखना है कि दो तरीके से क्वेश्चन, पहले यहां तक सॉल्व कर लो और फिर यहां से सॉल्व करके दोनों क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो यहां से यहां पे पहुंचने में कितने हॉरिजॉन्टल चलने पड़ेंगे 4, और कितने वर्टिकल 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 4 फैक्टोरियल। और यहां से यहां पे पहुंचने में कितने हॉरिजॉन्टल चलने पड़ेंगे 4 और 4 वर्टिकल। तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4। चाहे यहाँ पे पॉइंट 3,5 रहे तो आंसर अभी भी सेम रहता है, यहाँ पे हो जाता है 8 फैक्टोरियल और यहाँ पे होता है 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है, क्योंकि 3,5 रहता है तो 3 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल चलने पड़ते। तो ये भी क्वेश्चन आपके नोट्स में मिल जाएगा, तो इस बात को आप याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, है ना। क्योंकि ये टोटल कितने चलने पड़ेंगे स्टेप्स, टोटल स्टेप्स 8। तो इन 8 ऐसा बोला ना कि 8 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकल को अरेंज करने का तरीका 8h और 8v को, टोटल कितने 16 हो गए ना ये, तो वैसे सोच रहे हैं अपन। ठीक है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये जेईई मेंस में भी नहीं है और जेईई एडवांस में भी नहीं है, बट फिर भी अभी तक तो मतलब पता नहीं, देखना पड़ेगा, सिलेबस अपडेटेड आएगा तो। हाँ कुछ पूछ रहा था क्या, तो देख लेते हैं, सॉल्व पढ़ लेते हैं, शॉर्ट नोट्स में रख लो, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। जेईई मेंस में जरूरत नहीं है ना, जेईई मेंस में बस ये वाला पार्ट कर लेना, इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला, हो सकता है इसमें पूछे जा सकता है ना। तो डिवीजन ऑफ, सबसे पहले जो अपन डिवीजन कर रहे हैं वो कैसे आइटम्स का कर रहे हैं, आइडेंटिकल आइटम्स का कर रहे हैं इनटू, कैसे कैसे ग्रुप हो सकते हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो कभी भी आइडेंटिकल आइटम्स का आइडेंटिकल ग्रुप में डिवीजन करना हो तो इसके लिए हमें बस एक ही तरीका है, विच इज मैनुअल काउंटिंग, कि मैनुअली अपने को देखना पड़ेगा कि किसमें कितने दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा नॉन आइडेंटिकल ग्रुप के लिए दो तरीके होते हैं। एक दो तरीका जो होता है बाइनोमियल मेथड, और इसमें एक और तरीका होता है जिसको अपन बोलते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशन मेथड, जो कि यहीं से डिराइव्ड होता है बाइनोमियल से, है ना। इंटीग्रल सॉल्यूशन मेथड को अपन बेगर्स मेथड भी बोल सकते हैं, बट उसकी जरूरत आपको नहीं है नाम याद करने की, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पे लिख देता हूं कि सपोज 8 एलाइक बॉल्स है, 8 एलाइक बॉल को हमें कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स। 8 एलाइक बॉल्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में हमें क्या करना है अरेंज करना है, 3 डिफरेंट ग्रुप्स में हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो आप सिंपली इसको ऐसे देख सकते हो कि 8 एलाइक बॉल्स को आप ऐसे कुछ रख दो, 3 6 7 और 1 8, इनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है हमें 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपके पास क्या तरीका है कि 2 स्ट्रेट लाइन कहीं भी आप रख दो तो अपने आप पे कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अगर 2 स्ट्रेट लाइन, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तो यानी पहले ग्रुप को 0 मिला, दूसरे ग्रुप को 8 और तीसरे ग्रुप को 0 मिला। तो इनको अरेंज करने का तरीका बताना है कितना हो जाएंगे ये टोटल सबको। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है। क्लियर है बात, क्योंकि ये 10 हो गया ना 2 स्ट्रेट लाइनों और ये मिला के, है ना। तो इसमें आपको पता है कि कभी कभी हो सकता है किसी को 0 मिला और किसी को
8 मिल जाए, हो सकता है ना। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ऐसे केसेस बताओ जिसके हो सकता है कि सबको मिनिमम कितना मिलना चाहिए, एक एक मिलना चाहिए। ऐसे आंसर बताओ जिसमें सबको कितना मिलना चाहिए, मिनिमम एक एक मिलना चाहिए। तो मिनिमम एक एक मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सिंपली वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है अभी भी। अब तुमको पता है कि दो स्ट्रेट लाइन कहीं भी नहीं रख सकते अपन। क्यों नहीं रख सकते, कि यहां पे दोनों स्ट्रेट लाइन आ गए, तो पहले ग्रुप को 1 और दूसरे को 0 और तीसरे को 7 मिला। तो अब जो स्ट्रेट लाइन है इन गैप्स में ही आ सकते हैं, इन्हीं गैप्स में आ सकता है। और ये जो गैप्स है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस वाले यहां पे नहीं आ सकता, और ये जो स्ट्रेट लाइन है यहां पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां पे आया तो इसको 0 मिला। तो बेसिकली कितने गैप्स बन रहे हैं इन 8 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 गैप में। 7 में से कितने स्ट्रेट लाइन चाहिए 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, 2। तो 7 में से कोई भी आप 2 गैप सेलेक्ट कर लो, उतने ही तरीके के क्या बनेंगे हमारे, और बेसिकली ग्रुप बनते हुए दिखेंगे, और उतने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि 2 लाइन और ये 8 बॉल्स टोटल अरेंज करने का तरीका है ना। ये आपको याद कर सकते हो तो याद कर लो, अदरवाइज इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइडेंटिकल आइटम्स इनटू आर ग्रुप सच दैट ईच गेट्स 0 और मोर। तो अगर 0 और मोर वाला केस है तो इसका जो आंसर आता है ये बनता है एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ऑलराइट, और ईच गेट्स 1 और मोर की ये वाला केस की बात हो रही है, तो इसमें जो आंसर आता है ये आता है एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए ये सपोज क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू 12। तो ये सेम ही तरह की क्वेश्चन है कि बेसिकली हमें x1 x2 x3 को या फिर 12 आइडेंटिकल बॉल्स को हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है सच दैट कि सबको मिनिमम कितना मिले, 0 0 0, है ना, कि किसी को 0 मिल जाएगा तो कोई फर्क नहीं। तो इसका सेम ही आंसर हो जाएगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है 12, और r की वैल्यू कितने ग्रुप में डिवाइड करना है गाइस, 3 ग्रुप में। तो माइनस 1 सी कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 14 सी 2। अगर इस केस की बात करो तो सबको मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, है ना। तो ये 1 और मोर वाला केस है, यानी कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 12 है तो ये बन जाएगा 12 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 विच इज 11 सी 2 बनता हुआ दिख जाएगा। ऑलराइट, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से समझना कि जब x1 x2 x3 को मिनिमम सबको कितना चाहिए, एक एक। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको आप एक और तरीके से सोच सकते हो कि सबको आप पहले क्या कर दो, एक एक दे दो। सबको जब आप एक एक दे दोगे तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा, जब 12 में से जब आपने एक एक दे दिया तो अब यहां पे कितने बचे, 9 बचे। अब इसमें आप किसी को कितना दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सबको 0 0 मिल चुका। तो अब ये किसका आंसर हो गया, 0 और मोर वाला केसेस होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वापस आप इसको अगर 0 और मोर वाले से सोचोगे तो ये बन जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 विच इज सेम ही आंसर बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है कि x1 को कम से कम 0, x2 को कम से कम 1 और x3 को कम से कम कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो सेम तरीके से सोचना है कि x1 को मिनिमम कितना देना है 0, x2 को मिनिमम कितना देना है 1 और x3 को मिनिमम कितना देना है 2 देना है। तो कितने अपन ने बॉल्स दे दिए, 3 दे दिए। तो बचे हुए कितने अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इस पार्ट के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9। अब इसमें से किसी को भी कितने मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि जो मिनिमम था वो तो मैंने दे दिया। तो यहां से जो हमारा आंसर आ जाएगा वापस 0 और मोर की तरह सोचना है, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। क्लियर है, ऐसा कुछ। अब इस पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता देता हूं कि सपोज ये ऐसा कुछ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू 20 है सपोज, है ना, जिसमें आपको बोला गया है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 x3 सारे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ऑब्वियसली इंटीजर है x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सारे xi किससे बिलोंग करते हैं, z को बिलोंग करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके लिए तरीका क्या है कि आप इसमें एक डमी वेरिएबल पुट कर दोगे। डमी वेरिएबल का मतलब क्या है कि आप यहां पे ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस यहां पे t पुट कर दोगे, और इसको इक्वल टू क्या कर दोगे 20। अब यहां से हो सकता है कि जब भी आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो कभी हो सकता है t की वैल्यू 0 है,
कभी टी की वैल्यू 1 आए, कभी टी की वैल्यू 2 आए। तो जब टी की वैल्यू 0 आएगी तो यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होगा 20। टी की वैल्यू जब 1 होगी तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होगा 19। तो बेसिकली टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए सारी इनइक्वालिटीज आ जा रही है क्या यहाँ पे। ऑब्वियसली कि कभी लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कभी क्या हो जाए 19 हो जाए, कभी 18 हो जाए। इन सबका सोल्यूशन बताना है। तो बस इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो जीरो और मोर के लिए। तो जीरो और मोर के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 प्लस 4 माइनस 1 से 4 माइनस 1 विच इज 23 सी क्या बनता हुआ दिख जाएगा 3 बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये हमारा आंसर आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लिख लिया इसको। अभी जो ये काम करा है ये करा है डिवीजन ऑफ एन आइडेंटिकल आइटम्स। आइडेंटिकल आइटम्स का डिवीजन करा है क्या इसमें एन डिफरेंट ग्रुप्स में करा है। आइडेंटिकल आइटम्स का डिवीजन करा है एन डिफरेंट ग्रुप्स में, राइट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि डिवीजन ऑफ एन नॉन आइडेंटिकल आइटम्स इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स। कि अब हमें एन आइटम्स का डिवीजन करना अभी भी, लेकिन जो इस बारी जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे हैं सारे के सारे डिफरेंट, और ग्रुप भी कैसे हैं सारे के सारे डिफरेंट। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन मान के चलो ऐसा कुछ आ गया आपके पास, सपोज कि 3 पीपल, 3 लोग हैं, और मान के चलो कि या फिर यहाँ पे 5 पीपल एज्यूम कर लो, 5 पीपल और 3 होटल है। ये अपन नोट्स में क्वेश्चन ऐसा कुछ लिख रखा था है ना कि 5 पीपल है और 3 होटल है। तो इन 5 लोगों को 3 होटल में कितने तरीके से भेजा जा सकता है। तो इसको सोचने के लिए अपन कैसे सोचेंगे कि पहले इंसान के पास कितने चॉइस है 3 चॉइस है, दूसरे इंसान के पास कितने चॉइस है 3 चॉइस है। समझ में आ रही बात कि पहला इंसान की इन तीनों में से किसी होटल में जा सकता है, दूसरा इंसान इन तीनों होटल में से किसी होटल में जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर कितना आता दिखेगा जीरो और मोर के लिए ये आ जाएगा हमारे पास कि पहले के पास 3, दूसरे के पास भी 3, तीसरे के पास भी 3, सबके पास 3 3, तो ये कितना हो जाएगा 3⁻5। तो ये जो 3 होटल्स है ये ग्रुप्स की तरह काम कर रहे हैं, और जो 5 लोग हैं ये ऑब्जेक्ट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा है ग्रुप्स की पावर टोटल ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये बनता हुआ दिख जाएगा ग्रुप्स रेज टू द पावर ऑब्जेक्ट, विच इज इस केस में इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा आर डिफरेंट ग्रुप। तो ये बन जाएगा आर रेज टू द पावर एन बनता हो, राइट। वन और मोर के लिए बात करते हैं ना, वन और मोर की कम से कम आप सब में सारे होटल में मिनिमम कितने होने चाहिए 1 लोग तो जाने चाहिए। कोई भी होटल खाली नहीं होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है ना कि सारे लोग एक ही होटल में चले जाए, है ना। तो वो केस के लिए हमें सॉल्व करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके लिए अपन ये ऑन टू फंक्शन का भी सेम ही फॉर्मूला लिखा था जब अपन ने लिखा था। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है आप लिख दो पहले टोटल आंसर लिख दो, इसमें से आप 1 बाय 1 करके केसेस माइनस करने लग जाओ। तो ये हो सकता है कि इसमें से मैंने टोटल आर के पावर एन लिख दिया, इसमें से अब मैं केसेस माइनस करूंगा। कौन से केसेस जब सारे ही लोग किसी एक होटल में चले गए। तो मैं जो होटल्स है यानी RC1 उनमें से कोई एक होटल सेलेक्ट करा, और उसके अलावा इसमें मान के चलो ये वाला होटल खाली रह गया, तो ये बन जाएगा जो बचे हुए लोग हैं वो R-1 ग्रुप्स में गए होंगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। तो एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा RC2 और ये बन जाएगा R-2 रेज टू द पावर n, और फिर आ जाएगा माइनस RC3 इंटू R-3 रेज टू द पावर n, एंड ऐसे सो ऑन चलते जाएगा जब तक ये वैल्यू कितनी ना हो जाए 0 ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है कि एक बार प्लस फिर माइनस प्लस एंड माइनस चलते जाता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का सेमी फॉर्मूला लिखा था अपन। ठीक है गाइस, ये जो है किसके लिए है जब ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट है और ग्रुप्स भी क्या है डिफरेंट है। ऊपर जो लिखा था उसमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे और ग्रुप्स कैसे थे डिफरेंट थे। अब यहाँ पे तुमको पता है कि बस जीरो और मोर की बात हो रही है, जीरो और मोर की बात हो रही है, या फिर जीरो और वन और मोर की बात हो रही है। इसमें नहीं बोला गया कि होटल 1 में 2 जाना चाहिए, होटल 2 में 1 जाना चाहिए और फिर होटल 3 में 2 जाए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना। लेकिन जब मेंशन होगा कि किस होटल में कितने जा रहे हैं तो उसके लिए अपन एक टेबल बनाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे, है ना। कि कॉम्प्लेक्स केसेस यहां पे लिख लो कि नंबर ऑफ वेज टू जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड इनटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स।
नंबर ऑफ ग्रुप्स का फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है ना, कि अगर तीन चीजों को डिवाइड करते हैं उनको तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना तो इंटू 3 फैक्टोरियल तो करोगे ना, तो वो सेम चीज है ना, कि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, कि एक डिवीजन का तरीका निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा आएगा। और वैसे ही बीआर होता है विच इज बेसिक रिजल्ट। बेसिक रिजल्ट क्या होता है, टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन G1 ग्रुप 1 का फैक्टोरियल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन G2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जितने ग्रुप बने हैं उसमें जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ग्रुप्स का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। वापस मैं बता दे रहा हूं, अगर ये नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना जेईई मेंस के लिए। तो अगर ये कंफर्टेबल हो इसमें और तुमको चीजें याद है तभी लिख सकते हो, या फिर अदरवाइज ये लिखने की जरूरत भी नहीं है कोई। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि केसेस क्या है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिवीजन का आंसर है, सबसे पहले कैसे डिवीजन हो सकता है, अनइक्वल की मान के चलो 6 लोगों को ऐसे लिख सकते हैं 3-2-1, तो ये जो डिवीजन है कैसा है, अनइक्वल है। तो इसमें जो बेसिक रिजल्ट होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड। और कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है वो कैसे आएगा, हमें पता है कि डिवीजन से डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे पहुंचते हैं, जो हमारा डिवीजन का आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ग्रुप्स के फैक्टोरियल से। तो ये हो जाएगा बी आर इंटू नंबर ऑफ ग्रुप्स का फैक्टोरियल। इसमें डीएईजी का केस नहीं होता, डीएईजी का डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग इक्वल ग्रुप, तो यहाँ पे इक्वल ग्रुप है ही नहीं, सारे अनइक्वल है, तो वो केस तो होगा ही नहीं। इसके अलावा सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में कैसा लिखा है, इक्वल डिवीजन। जैसे 6 है, 6 को इक्वल डिवीजन का मतलब क्या है कि 2-2-2 का ग्रुप बना है। तो इसमें जो बेसिक रिजल्ट आता है वो क्या देता है हमें, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट। तो बेसिक रिजल्ट से हमें डिवीजन पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स के फैक्टोरियल से। तो ये हो जाएगा बी आर अपॉन नंबर ऑफ ग्रुप्स का फैक्टोरियल। इसमें भी इक्वल ग्रुप तो होते हैं, लेकिन इक्वल एज वेल एज अनइक्वल की जब बात होती है उसमें डीएईजी की बात होती है, तो इसमें डीएईजी वाला केस नहीं होता। इसके अलावा तीसरे केस की बात कर लेते हैं विच इज इक्वल एज वेल एज इनइक्वल। जैसे 5 लोगों को ऐसे कुछ डिवाइड करना है, 5 ऑब्जेक्ट्स को 2-2-1, तो इसमें दो इक्वल ग्रुप भी है और एक डिफरेंट ग्रुप भी है, तो इसमें डीएईजी का केस होता है। तो इसमें जो बेसिक रिजल्ट होता है वो क्या आंसर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग इक्वल ग्रुप। और बेसिक रिजल्ट से डिवीजन पे पहुंचना होता है, तो हम क्या करते हैं कि बेसिक रिजल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स, नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स के फैक्टोरियल से क्या करते हैं अपन, कि जितने इक्वल ग्रुप्स होंगे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल के लिए मान के चलो कि ऐसे कुछ हुआ है, 6 को अपन ने ऐसे कुछ डिवाइड करा, 1-1-2 एंड 2, तो इसमें 1-1 वाले 2 इक्वल ग्रुप है और 2-2 वाले 2 इक्वल, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसकी वजह से 2 फैक्टोरियल आएगा एंड इसकी वजह से 2 फैक्टोरियल आएगा। तो ये ऐसे कुछ करते हुए देखिए। अब बेस हमारे पास डिवीजन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे, इसी आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टोटल ग्रुप्स। तो ये हो जाएगा बी आर अपॉन नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स का फैक्टोरियल इनटू टोटल ग्रुप्स का फैक्टोरियल। टोटल ग्रुप्स का क्या दिखेगा, फैक्टोरियल आता है। ठीक है, इसको लॉजिकली भी कर सकते हैं, बट लॉजिकली में कभी कभी गलती हो जाती है। अगर लॉजिकली आपको समझ में आता है तो कर लेना, अदरवाइज ये फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में कभी आपको मेंशन करके नहीं देगा कि डिवीजन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो आपको क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा कि डिवीजन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कैसे समझेंगे कि डिवीजन है डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। पहला, कैन वी मूव एंट्रीज फ्रॉम वन ग्रुप टू द अनदर, और दूसरा, इफ अगर पहले का आंसर यस आता है तो दूसरे का, विल दैट मूवमेंट क्रिएट ए न्यू वेज ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। अगर दोनों का ही आंसर यस आता है, इफ यस फॉर बोथ, दोनों का आंसर यस आता है तो कौन सा केस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा जो सारे केस होंगे उसमें क्या आता दिख रहा होगा, डिवीजन, है ना। एग्जाम्पल ले लेता हूं इसका, एक एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूं कि सपोज आपके पास 6 हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 6 हैं, और 3 हमारे पास बॉक्सेस है, B1
B2 एंड B3। बोल रहा है कि ऐसे डिवाइड करना है सच दैट कि B1 में 1 जाए, B2 में 2 जाए एंड B3 में क्या जाए 3, ऐसा कुछ। क्लियर है बात? अब हमें देखना है कि इसका आंसर कैसे निकालना है। तो अब इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या बोला कि 6 को आपको ऐसे कुछ डिवाइड करना है 1 2 एंड 3। तो ये इक्वल डिवीजन है अनइक्वल डिवीजन है? अनइक्वल डिवीजन है कि ग्रुप्स कैसे बने 1 2 एंड 3। और यहाँ पे बॉक्सेस कैसे है B1 B2 B3 है, तो डिफरेंट बॉक्सेस है। तो डिफरेंट अगर बॉक्सेस है तो हम पहले नाम दे देंगे B1 B2 एंड B3 नाम दे देंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे डिस्टिंक्ट है, तो मान के चलो इसमें A चला गया, इसमें BC चला गया और इसमें कौन चला गया DEF चला गया। अब जो पहला क्वेश्चन है कैन वी मूव एंट्रीज फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, यानी ये पूरी जो एंट्री है क्या मैं इसको यहां पे ला सकता हूं क्या? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? कि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि B2 में कितने जाना चाहिए 2, लेकिन जब यहां पे आएगा तो इसमें कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। मतलब बेसिकली ये यहां पे और ये यहां पे नहीं जा सकता ना, ये दोनों आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। तो ये यहां पे जाएगा तो ये बेसिकली पहले का ही आंसर क्या आ गया नो आ गया। तो बेसिकली इसका जो ये किसका केस होगा डिवीजन का, और डिवीजन में कौन सा डिवीजन है ये अनइक्वल डिवीजन है। कैसा है अनइक्वल। तो डिवीजन में अनइक्वल डिवीजन का आंसर क्या होता है बेसिक रिजल्ट। और ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी आवर आंसर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अपन ने क्लास नोट्स में कर रखे हैं, वो एक बार देख लेना आप। और बस आई थिंक इतना ही है पीएनसी में, बहुत ज्यादा ही है मेरे को लग रहा है ना। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।